Hello class 8th, welcome back to our channel. We are going to start with the 8th lecture of your last chapter of chemistry. कार्बन जो चैप्टर है आपका उसका हम 8th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज गोइंग टू डील विद ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कंटेंट नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट लेक्चर. But as I told you before, I have divided the chapter into several lectures, ताकि जब आप पढ़ें या जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करें तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि हाँ ये पर्टिकुलर लेक्चर इस टॉपिक को कवर कर रहा है एंड आप वही देख लें. बाकी आपको वीडियो को फॉरवर्ड और ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना. तो आपको पता है कि ये वाला टॉपिक इसमें कवर्ड है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज गोइंग टू दी 8th लेक्चर. इसके बाद 9th एक कार्बन मोनोक्साइड को डील करेगा. लास्ट वाला एक्सरसाइज है ना. 10 लेक्चर्स में हम ये चैप्टर फिनिश करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू योर चैनल ऑल्सो. आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सुने होंगे, पढ़े होंगे पहले भी. तो अब एक्चुअली ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस क्या होता है. तो आपने मूवीज में देखा होगा कि ऐसे ये जो दे रखा है ना ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस की फिगर है. तो यहाँ पे क्या है कि कांच का, ग्लास का एक रूम है या एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे कि प्लांट्स को रखते हैं. तो भाई प्लांट्स को इस ग्लास की वॉल में, ग्लास के एक रूम में या ग्लास के एरिया में रखने की क्या ज़रूरत है. एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, ठंडी जगह पे होते हैं ग्लास हाउसेस. ये आपने मूवीज़ में देखा होगा तो शिमला में, मसूरी में, जो हिल स्टेशंस वाले एरिया हैं वहाँ पे ये होते हैं ग्लास हाउसेस. तो होता क्या है कि जो नॉर्मल प्लांट्स हैं जो वहाँ के नेटिव हैं, जो हर जगह का एक पर्टिकुलर प्लांट होता है ना जो वो नेटिव कहलाता है, वहाँ का लोकल प्लांट जो होता है, तो वो तो उस एनवायरनमेंट के लिए ही बने हैं, तो वहाँ पे बहुत आसानी से सरवाइव कर जाते हैं जो उनका लोकल एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है. लेकिन जैसे हम कोई डेलिकेट प्लांट्स यूज़ करें या ऑर्नामेंटल प्लांट्स की हम बात करें जो कि हम ब्यूटी के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कुछ फ्लावर्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं कुछ नेसेसरी, जो कि जो जिनको कि वहाँ का कोल्ड एनवायरनमेंट सूट नहीं करता. या ये कहिए कि दिन में तो ठीक है, दिन में धूप होती है, रात में जब बहुत ठंडी हो जाती है तो वो प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते. तो ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उनको ग्रीन हाउस में रखा जाता है. अब ग्रीन हाउस क्या है, सिर्फ एक कांच का एक रूम है या एक एरिया है जहाँ पे कि ग्लास की वॉल्स हैं. तो अब इस ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्लास की वॉल्स क्यों हैं, क्या ऐसी खास बात है. आपने देखा होगा जब आप गर्मियों में कार में बैठते हैं तो थोड़ी देर में अगर विंडोज़ क्लोज हो, एसी ना चल रहा हो, तो बहुत सफोकेशन हो जाती है कार के अंदर. क्यों? क्योंकि ना हमारी जो ये आपने पढ़ा है, सोलर रेज के बारे में पढ़ा है, सनलाइट के बारे में पढ़ा है. तो सनलाइट के अंदर ना एक्चुअली सनलाइट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो 3 एरियाज में. तो उसका जो पहला सनलाइट का जो क्या है एक पार्ट होता है, वो होता है यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज. ठीक है, जिनकी की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, सॉरी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है. ठीक है, यूवी रेज बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, हमें नज़र नहीं आती हैं. देन हमारे होती है विजिबल रेडिएशंस, जो कि आपने बचपन से पढ़ा है, विबग्योर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं. ये विजिबल रेडिएशंस की रेंज है जो कि हमें नज़र आती है. सनलाइट के वो पार्ट जो कि हमें नज़र आता है उसको हम विजिबल रेडिएशंस बोलते हैं. ठीक है, यूवी रेज नज़र नहीं आती हमें, हमें सिर्फ फील हो गए उनके इफ़ेक्ट्स. विजिबल जो पार्ट है स्पेक्ट्रम का या सनलाइट का, वो हमें नज़र आता है. ठीक है, और जो थर्ड होता है वो होती हैं आई आर रेज या इंफ्रा रेड रेज. इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं ये लो फ्रीक्वेंसी होती हैं और हाई वेवलेंथ होती है. लो फ्रीक्वेंसी, हाई वेवलेंथ और इंफ्रारेड रेज जो है, इनकी एक बहुत खास बात होती है कि ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं. ये जहाँ पे भी होती हैं वहाँ पे ये बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती हैं. तो इनका मेन काम है, जो सनलाइट में जो वार्मथ है, जो गर्माहट मिलती है हमें सनलाइट से, वो ये इन आईआर रेज की वजह से मिलती है. ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, गर्माहट देती हैं, हमें वार्मथ देती हैं. तो अब हमारा जो ये ग्लास है, जो कांच है, उसकी क्या खास बात होती है. अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी आपके उसकी ज़रूरत नहीं है. तो हमारा जो
कांच है ना, ग्लास, वो क्या करता है कि सनलाइट की जो तीनों कंपोनेंट है, ये यूवी रेज, विजिबल रेडिएशंस और आईआर रेज, इन तीनों को एंटर तो करने देता है, तीनों अंदर आ जाते हैं कांच के। लेकिन जो हमारी ये जो आईआर रेज हैं ये अंदर ही ट्रैप होके रह जाती हैं, ये बाहर नहीं निकल पाती। दे आर ट्रैप्ड इनसाइड द ग्लास, ये ग्लास के बाहर नहीं निकल पाती, अंदर आ गई बाहर नहीं निकल पाती हैं। वो कैसे होता है वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है कि बाकी सारी तो सोलर रेडिएशन का पार्ट जो वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाता है, आईआर रेज जो है वो अंदर ट्रैप रह जाती हैं, और अंदर रह जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। दे वार्म अप द एनवायरनमेंट इनसाइड द ग्लास हाउस, क्योंकि वहीं रह गई तो इसलिए ग्लास हाउस में प्लांट्स जो हैं वो वार्म रहते हैं, वहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। अब मतलब ग्लास हाउस में आपको और कोई मैकेनिज्म एम्प्लॉय नहीं करना है, बस ये नेचुरल होता है, ठीक है। तो इट कैन बी कंपेयर्ड टू दी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग दी अर्थ। देखो ये वाला जो डायग्राम दे रखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, इसमें क्या है, इनकमिंग सोलर एनर्जी है, सोलर रेडिएशंस आ रही हैं सारी की सारी, आपको दिख रहा है ये आ रही हैं आ रही हैं, है ना, दे आर ऑल रीचिंग द अर्थ सर्फेस। और फिर काफ़ी सारी सोलर एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और बहुत सारी जो है एनर्जी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो इसी एरिया में यहाँ पे ट्रैप होके रह जा रही है। अब यहाँ पे ट्रैप क्यों हो रही है, वहाँ पे तो कांच की वजह से ट्रैप हो गए थे, यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है अर्थ के ऊपर की ये जो हमारी आईआर रेज हैं वो ट्रैप हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं। यहाँ पे कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, यहाँ पे कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं जो कि इस आईआर रेज को, इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर रही हैं, और जो गैसेस हमारे इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं जो कि सोलर एनर्जी के इस पर्टिकुलर पार्ट को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और ये जो पूरा इफेक्ट है इसको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाएगी अर्थ में जहाँ पे ये होगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि अर्थ के उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पे गैसेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, राइज हो जाएगा। या पूरे ग्लोब का भी टेम्परेचर राइज होता है, क्योंकि भाई चारों ओर ही हैं गैसेस, तो जो वो धीरे धीरे अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा जो टेम्परेचर जा रहा है, ग्लोबली टेम्परेचर राइज हो रहा है, उस फिनोमेना को हम बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको ट्राई किया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। अब हम इसका जो आपकी बुक में दे रखा है टेक्निकल कंटेंट वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फिर भी आपको कुछ दिक्कत आए, समझ में ना आए, तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन इन अ डिफरेंट मैनर। ओके, एक्चुअली वीडियो जब हम बनाते हैं ना तो वीडियो में थोड़ा सा ये रहता है कि वन वे है, मैं बोल रही हूँ आपको सुनना है ना। नहीं तो वैसे भी क्लास में भी हम लेक्चर देते हैं तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर बच्चा हमसे क्वेरी पूछता है, यहाँ पे आप क्वेरीज जो है वो रिटर्न में पूछ सकते हैं। Okay, in colder region, people grow plants in a house made up of glass walls. These glass walls allow the sun's heat to enter, but do not allow it to escape. यहाँ पे आपको 8th क्लास का लेवल है, इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया कि सन की हीट एंटर हो रही है, एस्केप नहीं हो रही। सन की हीट का मतलब हो गया इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात हो रही है, पूरी सनलाइट अंदर आ रही है लेकिन एस्केप क्या नहीं हो पाती है, हीट। इंफ्रारेड रेडिएशंस सन की, सनलाइट का वो कंपोनेंट है जो कि टेम्परेचर राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या हीटिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब आई रेडिएशंस की वजह से ही सनलाइट के अंदर गर्मी है, हीट है, ठीक है। सो अब ये एस्केप नहीं कर पाती हैं तो इट मेक्स द ग्लास हाउस वार्म फ्रॉम इनसाइड, दिस हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। अब सेम चीज को इन्होंने अर्थ के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया है, नीचे देखते हैं आप। Radiations of the sun strike the earth's surface and get reflected. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, अब CO2 की बात करें कि CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एस्केपिंग। ये नॉर्मल कंडीशन की बात करें कि नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो इन सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करती है एंड इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एस्केपिंग बैक इनटू द यूनिवर्स, एंड दिस कीप्स आवर अर्थ वार्म ड्यूरिंग नाइट। जब सन चला जाता है या जस्ट अर्थ के जिस पार्ट को सनलाइट नहीं मिल रही है, सोलर एनर्जी नहीं मिल रही है रात में, उस पार्ट को वार्म रखने में ये CO2 का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है।
तो CO2 हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग में अर्थ को वार्म करने में हेल्प कर रही है। मतलब अर्थ को अगर वार्म नहीं करेंगे तो क्या होगा कि रात में इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा दैट ऑल द प्लांट लाइफ विल डाई, और प्लांट लाइफ विल डाई देन वी विल ऑल्सो डाई अल्टीमेटली। एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, तो हम कैसे बच पाएंगे। तो ये जो एक नॉर्मल रूटीन में देखें तो CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करती है एंड दिस कीप्स द लाइफ पॉसिबल, लाइफ गोइंग ऑन इन दिस अर्थ। ये हमारी एग्जिस्टेंस को, हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाती है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब CO2 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप करके रख रही है। CO2 की वजह से हमारी अर्थ पे वार्मथ बनी हुई है। लेकिन अब जब वो CO2 कंटेंट बढ़ जाएगा, हम पोल्यूशन बढ़ा दें, हम ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इवॉल्व करना शुरू कर दें, हम ऐसे कर दें कि भाई बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा सोलर रेडिएशन ट्रैप हो जाएगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, एंड दैट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो दो वो वाली गैसेस, the gases that trap the solar radiations are called greenhouse gases. greenhouse gases किनको बोलते हैं, जो कि solar radiation को trap करती हैं अपने अंदर, मतलब IR radiations को trap कर रही हैं, warmth को maintain कर रही हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। सम अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर, ये आपको ना याद रखनी है एग्जाम्पल्स, मीथेन, water vapor. Water vapor is also one of the greenhouse gases. Ozone, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रस ऑक्साइड हो या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, दोनों ही क्या है, ये है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो क्या क्या हो गई ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम CFCs भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहें से CFCs की बात हो रही है, तो CFCs एक्चुअली दे आर अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच आर नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनको हम फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अब ये केमिकल्स जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं ताकि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। ओजोन आपको पता है O3 होती है, मीथेन जो है CH4 फॉर्मूला होता है, वाटर वेपर सिंपल H2 होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हम NXO लिख देते हैं, मतलब कि N2O या NO कुछ भी हो सकता है, NXOX कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। कोई भी ऑक्साइड हो सकता है। नाउ warming up of the Earth's atmosphere due to trapping of heat radiations by greenhouse gases in the atmosphere is called greenhouse effect. greenhouse effect क्या हो गया, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो इन ग्रीनहाउस गैसेस की वजह से रेज हो रहा है, वार्म अप हो रहा है, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मतलब जैसे ग्रीन हाउस में CO2, ग्रीन हाउस में जो कांच है वो सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर रहा है, ऐसी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं। जो गैसेस की लेयर है दैट एक्ट्स एज सेम एज द ग्लास, जो कांच की लेयर थी उसकी तरह गैसेस की लेयर एक्ट करती है, एंड दे बोथ ट्रैप द हीट रेडिएशंस। ओके, अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज कैसे हो रही है, कैसे बढ़ रही है हमारे एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। एक्सेसिव फ्यूल्स हम बर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूल्स यूज़ करते हैं अपने व्हीकल्स में और इंडस्ट्रीज़ में, गांव में, अपने अलग अलग चीज़ों के लिए। तो वी आर यूजिंग एक्सेसिव फ्यूल्स एंड वी आर बर्निंग देम, सो दैट लीड्स टू इंक्रीज CO2 कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। पोल्यूशन, व्हीकल्स के थ्रू पोल्यूशन हो रहा है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट that has led to the increase in the average temperature on the earth. So ये जो कुछ causes हैं जो कि average temperature हमारे globe का, हमारी earth का बढ़ा रहे हैं। This is called global warming. तो global warming क्या है? Global warming is the rise in the average temperature of the earth's atmosphere. Average temperature हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं, हो सकता है कि 1 डिग्री बढ़ जाए एक साल में। 1 डिग्री बढ़ने का मतलब बहुत होता है, 1 डिग्री बढ़ता नहीं है, क्योंकि हर साल 1 डिग्री बढ़ेगा तो फिर तो 50 साल में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। 1 डिग्री एक साल में नहीं बढ़ता है, कई सालों में जाके 1 डिग्री एवरेज टेम्परेचर चेंज आता है। बट एनी हाउ नेवरदलेस ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट गुड फॉर अस, इट कॉजेज सो मेनी इश्यूज। इफेक्ट्स क्या हैं आप देखो, क्या क्या इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। मोस्ट ऑफ देम आर
इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. ग्लोबल वार्मिंग एडवर्सली अफेक्ट्स दी मानसून रेंज. मानसून का जो पैटर्न होता है ना कि इस मंथ में यहाँ से मानसून आएगी, अब देखो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो कि बारिशें कम हो गई हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा होती हैं, कहीं पे बहुत कम होती हैं, कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, ड्राई हो रहा है, एरिड रीजन्स हो गए हैं, क्लाइमेट डिस्टर्ब हो गया, कहीं पे पूरे टाइम बारिश होती रहती है, फ्लड्स आते रहते हैं, अननेसेसरली अननेचुरल चीज़ें हो रही, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस global warming. It is adversely affecting our water cycle and the rains as well. Then it causes a change in the pattern of seasons. हमारे जो seasons हैं, क्योंकि भाई अब ये मानसून अफेक्ट हो गई तो कोल्ड का जो सीज़न है, विंटर सीज़न, वो अफेक्ट हो जाएगा. समर्स कहीं जगह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कहीं पे समर्स होती नहीं है, विंटर विंटर रहती है. तो ये मतलब पूरी ओवरऑल डिस्टर्बेंस हो जाती है. पैटर्न जो है सीजन्स के, जो कि रेगुलर मोड में चलते थे, वो सब डिस्टर्ब हो गए. देन इट कॉजेज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस. पोल्स पे जो आइस है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं. एंड जो मेल्ट हो गए वो कहाँ आ रहे हैं? बह बह के जो माउंटेन्स हैं उनसे नीचे आ रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली सीज में. तो वाटर और जो सीज का, जो रिवर्स का, जो ओशंस का जो लेवल है, वो इंक्रीज हो रहा है. तो वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है. वाटर लेवल इंक्रीज होगा, सपोज 1 इंच भी इंक्रीज हो गया, तो वहाँ के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगी. इट विल कॉज फ्लडिंग. 1 इंच इज टू मच. आप इसके बारे में पढ़ना, देखना वीडियोज, है ना. तो दिस मे कॉज फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज एंड सबमर्ज मेनी लो लाइंग एरियाज. तो लो लाइंग एरियाज है वो तो पूरे डूब जाएंगे, क्योंकि उस पानी को रिमूव करना तो पॉसिबल नहीं है. सी के वाटर को, सलाइन वाटर को, इतना ज़्यादा पानी होता है, वो उसको रिमूव नहीं कर सकते आप. तो पूरा का पूरा एरिया जो है लो लाइंग, वो सबमर्ज हो जाता है. सारी लैंड बेकार हो गई, ना वहाँ पे रह सकते हैं, ना आप एग्रीकल्चर कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. तो ये बड़े सीरियस इश्यूज होते हैं जो कि हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग? स्टेप्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें ये पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है. ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज होने की वजह से हो रही है. उसमें मेनली CO2 कंटेंट इंक्रीज हो रहा है हमारा. तो CO2 को रिड्यूस करो. CO2 प्रोडक्शन को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हम ऐसी चीज़ें करें कि CO2 अब्जॉर्ब हो जाए एटमॉस्फेयर से. मतलब ग्रीन प्लांट्स लगाओ. ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ करते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, एंड इट कैन बी डन बाय कंजम्पशन ऑफ लेस फॉसिल फ्यूल्स. है ना, हम रिड्यूस करें फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन, स्मोकलेस फ्यूल्स यूज़ करें, लाइक सोलर एनर्जी इन बायोगैस. मतलब जो हमारे ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं? सोलर एनर्जी और बायोगैस को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. आजकल इनकी बहुत डिमांड है, क्योंकि इन पे ही रिसर्च चल रही है, क्योंकि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज में बड़ी दिक्कत होती है, वो पोल्यूशन कॉज करते हैं, फिर वो ख़त्म भी हो रहे हैं. तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें चाहिए. ठीक है, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को हम अनकन्वेंशनल भी कहते हैं, मतलब जो कि हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, हमने इन्वेंट किए हैं. तो दीज आर ऑल्सो नोन एज अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनको कि हमने अपने यूटिलाइज कर, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए निकाला है. इन्वेंट तो नहीं किया है मैं कहूँगी, बट हाँ इनका यूज़ हमने यूज़ फाइंड आउट किया है कि हाँ वी कैन ऑल्सो यूज़ देम. देन यूजिंग फिल्टर्स इन द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको यूज़ नहीं करते लोग, कि चिमनी में ना फिल्टर लगाने चाहिए फैक्ट्रीज में, ताकि जो हार्मफुल गैसेस हैं वो अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाए, रिसाइकल हो जाए, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो रिलीज़ ना हो एटमॉस्फेयर में. लेकिन आप भी समझ सकते हो कि उसके लिए बहुत पैसा लगता है, एंड फैक्ट्री ओनर्स दे डोंट लाइक टू स्पेंड मनी ऑन दीज इशूज़. एवरीबडी इज़ जस्ट लुकिंग फॉर प्रॉफिट, क्योंकि इन इश्यूज़ में काफ़ी पैसा जाएगा, तो वो एनवायरनमेंट में छोड़ देते कि होने दो जो हो रहा है. इंडिया में अभी रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, ऑल्सो इन चाइना, हमारी नेबरिंग एशियन कंट्रीज़ में भी रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेके. ऑब्वियसली यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट है. इंडिया में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन कैन बी, or device or method can be to reduce this global warming is growing more and more trees. जितना हो सके उतना ट्री प्लांटेशन करिए, तो हमारी जो है CO2 जो है जितनी एक्स्ट्रा है एटमॉस्फेयर में, वो यूज़ अप कर लेंगे हमारे आसपास के प्लांट्स, एंड वील रिमेन मच मोर हेल्दी. हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा, हम भी हेल्दी रहेंगे. ओके, सो ये थोड़ा सा कंटेंट था. अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स टू एक्सटिंग्विश फायर। फायर एक्सटिंग्विशर 3 तरह के पढ़े थे आपने, उसमें से उसमें क्या यूज़ हो रहा था, मीथेन, ब्रोमीन, क्लोरीन, CO2। तो हम CO2 यूज़ कर रहे हैं। CO2 पहले 2 जो हमने पढ़े थे उनमें CO2 प्रोड्यूस हो रही थी। क्या पढ़ा था आपने? पहला वाला था दोनों ही सोडा है ना, एक सोडा एसिड है और एक सिंपली फोम टाइप है। जो पहला वाला था वो फोम टाइप था, दूसरा वाला सोडा एसिड था, और तीसरा वाला जिसमें कि सॉलिड हम CO2 ही यूज़ कर रहे थे। तो तीनों में CO2 तो यूज़ हो ही रही है। पहले 2 जो हैं वो ऑयल या पेट्रोल की फायर्स को एक्सटिंग्विश करने के लिए, और जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाला है वो हम इलेक्ट्रिकल फायर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ CO2 ही प्रोड्यूस हो रही है, सॉलिड CO2, मतलब ड्राई आइस की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। इन फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद। फोम टाइप कौन सा था? जो सबसे पहला वाला है। तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 होल ट्वाइस SO4। ओके, देन सेकेंड वाले में किसके साथ रिएक्ट करता है? सोडा एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू पुट ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर में हम क्या यूज करते हैं? लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो किस फॉर्म में निकलती है? वो ड्राई आइस की फॉर्म में निकलती है। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज बैलेंस्ड बाय। कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कैसे बैलेंस होती है? सल्फर साइकिल के थ्रू, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू, या कार्बन साइकिल के थ्रू? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो गया कार्बन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दे रखा है ना, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो ना, बच्चे ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे भी ध्यान है कि जैसे इसमें दे रखा है इन फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद। तो आपसे पूछा सोडियम बाइकार्बोनेट किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है? तो वो एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज बीइंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। ओके, next, which of the following activities does not contribute towards the addition of carbon dioxide in the atmosphere? कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं? रेस्पिरेशन में हम CO2 गिव आउट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में CO2 हम गिव आउट नहीं करते हैं, इट इज़ यूज्ड अप। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फोटोसिंथेसिस। वोल्केनिक इरप्शन में CO2 इज बीइंग एडेड, कंबशन ऑफ फ्यूल्स में भी CO2 इज ऑल्सो एडेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ऑक्सीजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, मीथेन इज CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर कॉल्ड CFCs। ओके, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट, ये तो सबको आता है, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, 0.03%। द गैसेज दैट ट्रैप सोलर रेडिएशंस आर कॉल्ड। ऐसी गैसेस जो कि सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो गया, आप चाहें तो लिख लें, दे आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, एवरेज टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस बाय मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका बैलेंस हम मेंटेन करें तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब इसके बाद आपको नीचे दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आई होप छोटा सा था लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो मैंने इसको सेपरेटली ही लिया। तो आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, टेक केयर।